तो एपिसोड के शुरुआत में हमें कनूट को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और आपको बता दूं कि ये वुल्फ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एस्ट्रिड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने कनूट को कभी भी ऐसे ट्रेनिंग करते नहीं देखा। लेकिन एक ट्रिक की मदद से कनूट वुल्फ को हरा देता है। कनूट कहता है, ओह तो एस्ट्रिड भी देख रही है, अब मैं समझा तुम अचानक से इतनी तेज अटैक क्यों करने लगे। वुल्फ कहता है, मैं इन सब ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। कनूट कहता है, ओह अच्छा। वैसे ही वो अपने साथ वाले बंदे के साथ बात करने में बिजी है। इसके बाद वुल्फ उसकी तरफ देखने लगता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कनूट उसे हरा देता है। इसके बाद अगले सीन में जहाँ पर गुन्नार और कनूट बात कर रहे होते हैं, तभी हमें थोड़ा पास्ट के बारे में बताया जाता है। इंग्लैंड पर कब्जा करने के बाद कनूट को नए सोर्सेज ऑफ फंड्स की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इंग्लैंड पर कब्जा करने के बाद भी कनूट ने अपनी सेना को कम नहीं किया था। लेकिन इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं जो कि इंग्लैंड के लोगों पर लगाए जाने वाले टैक्स की मदद से कनूट के पास आता था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। और क्योंकि अब डेनमार्क भी कनूट के अंडर आ गया है क्योंकि किंग हैरल्ड मर चुका है, तो अब या तो कनूट को डेनमार्क में कुछ नए सोर्सेज ऑफ फंड चाहिए होंगे या फिर अपनी सेना को कम करना होगा। लेकिन कनूट अपनी सेना को कम नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उसे डेनमार्क में नए सोर्सेज ऑफ फंड बनाने होंगे। अब इसके लिए भी उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो टैक्स बढ़ा दे, जो कि वो नहीं करना चाहता क्योंकि इससे डेनमार्क के लोगों में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और वो नया नया ही डेनमार्क का राजा बना है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता। और दूसरा रास्ता जो कि कनूट को सही लगता है वो है रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, बेसिकली ज़मीन को हड़प लेना। और इसके लिए सबसे पहला टारगेट होता है कैटल, क्योंकि उसके पास लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैटल को जो कि जेलिंग पहुंच चुका है और वहाँ पर उसे अपने बेटे से खबर मिलती है, मतलब थोरग्रिम से, कि किंग हैरल्ड मर चुका है। लेकिन वो तो हैरल्ड के लिए बहुत कुछ लेकर आया था ताकि उसका लैंड सेफ रहे। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि किंग कनूट यहाँ पर है, तो वो सोचता है क्यों ना वो ये सारा सामान किंग कनूट को ही ऑफर करे। इसी बहाने उसके किंग कनूट से रिलेशन भी बन जाएंगे। तो कैटल देखता है कि ओलमार जो कि उसके साथ आया था वो गायब है, मतलब कि वो आसपास चला गया है। तो इससे पहले कि वो कोई मुसीबत खड़ी करे, वो उसे ढूंढने के लिए चल पड़ता है। कहानी जाती है ओलमार की तरफ जो कि एक ट्रेडर से लड़ रहा होता है क्योंकि वो उससे टकरा गया था और उस ट्रेडर के जो क्लोथ्स होते हैं वो कीचड़ में मिलकर खराब हो चुके होते हैं, तो इसलिए वो आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ओलमार अपनी तलवार निकाल लेता है जिसकी वजह से वो ट्रेडर काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैटल आकर उसे रोक देता है और उस ट्रेडर को उसके नुकसान से ज़्यादा ही पैसे दे देता है। ट्रेडर भी ऑफ कोर्स उसे रख लेता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओए बग आइज, उसे बचे हुए पैसे वापस दो। और ये कोई और नहीं बल्कि लेफ होता है। वो लड़का कहता है, फादर क्या आप शुरू से देख रहे थे? लेफ कहता है, हाँ मैंने सब देखा। और वो केटल से माफ़ी मांगता है और यहीं पर इन दोनों की जान पहचान होती है। अगले सीन में लेफ केटल को बताता है कि वो उसका अडोप्टेड सन है और वो लड़का भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ थोरफिन, लेकिन सभी मुझे बग आइस कहते हैं। केटल कहता है, क्या थोरफिन? मेरी फार्म में भी एक थोरफिन है। लेव उससे पूछता है, क्या वो इसके या सही दिखता है, हाइट में इसके जितना, इसी की एज का? केटल कहता है, हाँ तुमने सही कहा। लेव कहता है, क्या वो आइसलैंड से है और एक वॉरियर हुआ करता था? केटल कहता है कि ऐसा उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हाँ उसकी बॉडी में काफ़ी सारे मार्क्स थे। लेव उसे बताता है कि वो उसके दोस्त का बेटा है जो कि स्लेव बन चुका है। और इसके बाद वो केटल की फार्म में जाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में थोरग्रिम कनूट के साथ केटल और ओलमार की अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। वो तीनों कनूट के सामने जाते हैं। केटल जो भी सामान लाया होता है वो कनूट को ऑफर करता है और कनूट उसे एक्सेप्ट कर लेता है और केटल की थोड़ी बड़ाई भी करता है। और तभी ओलमार खड़ा होता है और कनूट से उसकी आर्मी में ज्वाइन होने को कहता है। कनूट उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए पास ही पड़े पोर्क को काटने को कहता है तलवार की मदद से। वो पूरी जान लगा के उसे काट रहा होता है, लेकिन वो उससे नहीं कट रहा होता। कनूट उसे रोक देता है। कनूट कहता है कि मैं कल तुम्हें अपना डिसीजन बताऊंगा, तब तक जेलिंग में ही रहना। अगले सीन में हमें कनूट को दिखाया जाता है जो कि ओलमार की मदद से कैटल की फार्म पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरे जेलिंग में ये बात फैल जाती है कि ओलमार एक सुअर के मांस को भी नहीं काट पाया और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक बंदा वहाँ आता है और उन्हें उसको ये मैसेज देने को कहता है कि वो फेल हो चुका है। अगले सीन में वो लोग ओलमार के पास आ जाते हैं और वो बंदा उससे कहता है, हाय क्या तुम ओलमार हो? मेरा नाम है ब्रोड,
मैं किंग की ट्रूप का एक सोल्जर हूँ और मैं किंग कनूट के फैसले को लेकर न्यूज़ लाया हूँ। उन्होंने कहा कि और वो सारे मिलके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर ओलमार अपनी तलवार निकालकर उसे डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। अगले सीन में उन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी होती है और ओलमार काफ़ी पिट रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसे थोड़ा मोटिवेट करता है और वो उसे ये भी कहता है कि वॉरियर की बेइज्जती होने के बाद उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मार दे या खुद मर जाए। तो अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो यहीं मर जाओ, लड़ो और एक आदमी बन जाओ ओलमार, आज तुम्हें वो चांस मिला है। और उसे थोड़ा मोटिवेट करके दोबारा लड़ने के लिए भेज देता है। और जैसे ही ओलमार गुस्से में अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसकी गर्दन काटने के लिए, तभी भीड़ में से वो बंदा जिसने उन्हें भेजा होता है यहाँ पर, वही एक कोइन की मदद से उसकी आँख फोड़ देता है, जिसकी वजह से ओलमार उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है। उसके मरने के बाद उसके बाकी साथी ओलमार को मारने आते हैं, लेकिन थोरग्रिम ये सब संभाल लेता है। अगले सीन में थोरग्रिम देखता है कि उसकी आंख को किसी ने फोड़ दिया था, पत्थर या किसी और चीज से। तभी वहाँ पर कैटल भी आ जाता है। थोरग्रिम उसे सब कुछ बताता है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दूसरे सोल्जर से पूछता है कि ओलमार अभी तक जिंदा क्यों है और कैटल भी यहाँ पर है, और ये दूसरा लड़का कौन है। थोरग्रिम कहता है, मैं हूँ थोरग्रिम, कैटल का बेटा, और ये ओलमार, और यह है मेरे फादर कैटल। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो एक फेयर डुअल था। लेकिन वो गार्ड कहता है कि तुम्हें पता नहीं, डुअल्स यहाँ पर बैन है, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और गार्ड्स ओलमार और कैटल को अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब उन्हें बांध रहे होते हैं। लेकिन जब वो थोरगिल के पास आते हैं तो वो उन्हें मार देता है और वो बाकी सोल्जर्स को भी मार देता है और कैटल और ओलमार को छुड़ा लेता है, लेकिन आखिरी वाले को नहीं मारता और उसका सिर्फ हाथ काट कर उससे पूछता है, तुमने ओलमार को जीतने क्यों दिया। वो सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता, और थोरगिल उसकी आंख फोड़ देता है। वो सोल्जर उसे बताता है कि ये सब कैटल को अरेस्ट करने के लिए था और ये सर वुल्फ के ऑर्डर थे। अगले सीन में कनूट तक ये खबर पहुंच जाती है कि कैटल और उसकी फैमिली भाग चुकी है। कनूट अपने पर्सनल गार्ड और जोन्स वाइकिंग्स के साथ कैटल की फार्म में जाने का डिसाइड करता है और फ्लो के 3 दिन के अंदर चेलिंग में आ जाएगा। तो अब 3 दिन बाद वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है लेफ को, और उसकी शिप में कैटिल और उसकी फैमिली भी होती है। और इस सब के बदले में उन्होंने उससे वादा किया होता है कि वो थोरफिन को छोड़ देंगे और वो उसका कार्गो 3 गुने प्राइस में भी खरीद लेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्लेव को दिखाया जाता है जो कि अपने मालिक के घर में आग लगा के और अपने मालिक को मार के वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें यहाँ पर थोरफिन और एनार को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि वो फ्री होने के बाद क्या करेंगे, मतलब वो यहीं काम करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। और वो जा रहे होते हैं सवर्कल के घर में, और तभी एकदम से वहाँ से बाहर निकलता है स्नेक और वो सवर्कल को ही ढूंढ रहा होता है। तभी वो एकदम से घोड़ा लेता है और वहाँ से जाने लगता है और थोरफिन और आइनर को भी अपने पीछे आने को कहता है। थोड़ी दूर जाकर खेत में वो देखता है कि सवर्कल गिरा हुआ होता है और वो उसे वापस घर में ले आता है। और अब क्योंकि सवर्कल की तबीयत खराब है तो वहाँ पर उसका ध्यान रखने के लिए आती है अर्नेड, और इसी बहाने उन चारों को आज रात को बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगले सीन में वहाँ पर फोक्स आकर स्नेक को बताता है कि साथ वाली फार्म से एक स्लेव भाग चुका है और उसने मालिक और सभी बेटे को भी मार दिया है और घर में आग लगा दी। उस स्लेव पर 3 घोड़े का इनाम है। स्नेक उन्हें पेट्रोल करने को कहता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें मिले तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, पहले तुम्हें बैकअप बुलाना है, क्योंकि जब किसी के पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता तो तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। अगले सीन में फोक्स और उसके 2 साथी उस स्लेव को ढूंढ लेते हैं। वो यहाँ पर छुपकर उसे देख रहे होते हैं और बाकी के 2 आपस में बात कर रहे होते हैं। फोक्स उन्हें अपनी आवाज़ को धीमा करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते और वो धीरे बोलने की जगह थोड़ी देर बाद और तेज लड़ने लग जाते हैं। और तभी देखते हैं कि वो स्लेव उनके सामने खड़ा है। कहानी जाती है अर्नेड और ऐनार की तरफ, मतलब सावरकिल के घर में, जहाँ पर स्नेक सावरकिल को बाइबल सुना रहा होता है। थोरफिन भी बाइबल को सुन रहा होता है और फिर सावरकिल बेड से नीचे गिर जाता है। स्नेक उसे उठाता है और देखता है कि उसकी पैंट गीली है, तो वो अर्नेड को बुलाता है। अगले सीन में स्नेक थोरफिन और ऐनार को कहता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मतलब सावरकिल के पास। और इन्हीं बातों के बीच थोरफिन उससे पूछता है कि उनके और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है। स्नेक कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो उस बुक को उनके मरने के बाद बेच दूंगा, अब जाओ और वापस काम में लग जाओ। और फिर वो सारे अपना अपना काम करने लगते हैं और तभी वहाँ पर वो स्लेव घोड़े पे आने लगता है और उसके पीछे
फोक्स और उसके साथ एक और सोल्जर आ रहा होता है और वो उसे बताते हैं कि यही वो स्लेव है और उसने लिजर्ड को मार दिया है। और फिर अर्नेड उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है और उसका नाम चिल्लाती है, गार्दर, या जो भी इसका नाम है। गार्दर उसे देखकर कहता है, अर्नेड, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।